अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेसर का आर्किटेक्चर देखा। इस लेक्चर में हम डिटेल में कंट्रोल यूनिट के ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंट्रोल यूनिट ऑपरेट करता है, इसमें कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको ये परफॉर्म कर रहा होता है, किस तरह के इसके अंदर लिंक्स होते हैं विद कम्युनिकेशन लिंक्स टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल डिवाइसेस और टू कम्युनिकेट विद प्रोसेसर विद इन द प्रोसेसर, और डाटा का ट्रांसफ़र किस तरह से होता है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए माइक्रो ऑपरेशंस का। माइक्रो ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशंस होते हैं? दीज आर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द डाटा स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर्स। मीन्स के सीपीयू के जो रजिस्टर्स होते हैं उनके अंदर जो भी डाटा स्टोर्ड है, आप उस डाटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो ऑपरेशन माइक्रो ऑपरेशन कहलाता है। और चार तरह के माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो शिफ्ट, लोड, क्लियर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और काउंट, ये ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनको आप माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं। अगर कैटेगराइज किया जाए तो देर आर 4 कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। फर्स्ट वन इज रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑपरेशन, सेकंड वन इज अरिथमेटिक ट्रांसफ़र ऑपरेशन, फोर्थ वन इज लॉजिकल ऑपरेशन एंड द लास्ट वन इज शिफ्ट ऑपरेशन। इनकी डिटेल्स जो हैं वो इनके नाम से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रजिस्टर ट्रांसफ़र का मतलब है कि रजिस्टर में डाटा को ट्रांसफ़र करना या रजिस्टर से डाटा को उठाना। अरिथमेटिक ऑपरेशंस या अरिथमेटिक ट्रांसफ़र ऑपरेशंस का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो आप परफॉर्म करेंगे दोज आर कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं, जितने भी एंड और नॉट, नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव एंड, वो ऑपरेशंस जो हैं वो आपके लॉजिक ऑपरेशंस हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। अगर डाटा को शिफ्ट करना है लेफ़्ट राइट तो उस ऑपरेशन को आप कहते हैं शिफ्ट ऑपरेशन। तो ये चार ऑपरेशंस थे। फर्दर माइक्रो ऑपरेशंस रेफर टू द फैक्ट दैट ईच स्टेप इज़ वेरी सिंपल एंड अकम्प्लिशेस वेरी लिटिल। मीन्स के हर स्टेप बहुत सिंपल है और हर स्टेप को सीपीयू या प्रोसेसर जो है वो परफॉर्म करता है। The execution of the program consists of a sequence of execution of instructions. अब जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन लेते हैं उस इंस्ट्रक्शन को आप सीक्वेंशियली ऑपरेट करवाते हैं, ठीक है। मीन्स कि पहले आप उसको फेच करते हैं, फिर उसको इनडायरेक्ट करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इंटरप्ट अगर हो तो उसको देखते हैं। तो इनफैक्ट एक सीक्वेंस को, एक साइकिल को आप फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो साइकिल है या ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज फेच, देन इनडायरेक्ट, देन एग्जीक्यूट, देन इंटरप्ट। फर्दर अगर हम देखें, द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच सब साइकिल इन्वॉल्व्स वन और मोर शॉर्टर ऑपरेशंस और माइक्रो ऑपरेशंस। मतलब जब भी इन चार में से कोई इंस्ट्रक्शन आपको मिलती है, फेच, इनडायरेक्ट, एग्जीक्यूट और इंटरप्ट में से, तो आप उसमें फर्दर सब ऑपरेशंस करते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस जो कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशंस। नेक्स्ट, इफ वी सी दिस फिगर, we can see that the execution cycle elements are shown in this figure. From upper end we can see that program execution includes different instruction cycles. These instruction cycles are 4. First one is fetch, then indirect, then execute, then interrupt. And further, against each of these instructions you can see there are small micro operations you have to perform or processor have to perform, ठीक है। if you are talking about fetch, then you will correspondingly performing different micro operations of fetch. If you talk about indirect, in that case you will again perform some micro operations against indirect, then execute, then similar will happen for interrupt. So if we talk about a program execution cycle, you have to follow all these steps. Further,
if we talk about the first type of cycle, this is the we can number it. First one is the fetch cycle. In this cycle, it occurs at the beginning of each instruction cycle and causes an instruction to be fetched from the memory. Means ke whenever you are referencing your memory, it depends upon fetch cycle. It is basically a fetch cycle that you are receiving some address, then you are referencing your memory to get that data from that address, or you are going to some other locations of memory by fetching one reference data, and at that first reference you will find some address of another memory location in main memory. So all memory references are included in fetch cycle. There are four types of registers, as we know, if we talk about fetch cycle, because it is concerned with your memory addressing or memory. In this case, that there are four registers. First one is memory address register, connected to address bus, specify address of read or write operations, right? Then next one is memory buffer register. ये क्या करता है? Connected to the bus, holds data to write or last data read. Then next register is program counter. It holds address of next instruction to be fetched. ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट उसको सी कंट्रोल यूनिट के एस्पेक्ट में अब हम स्टडी कर रहे हैं. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड. मीन्स के चीज़ें वही हैं. अगर आप उन्हीं चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं तो आप उन्हीं रजिस्टर्स की फंक्शनैलिटी कंट्रोल यूनिट के हिसाब से देख रहे हैं. पहले आपने वो सारा कुछ जेनेरिक पढ़ा, फिर प्रोसेसर के हवाले से उसकी फंक्शनैलिटी पढ़ी, प्रोसेसर कैसे उनसे कम्युनिकेट करता है, और अब हम कंट्रोल यूनिट के एस्पेक्ट में उसको स्टडी कर रहे हैं. अब माइक्रो ऑपरेशंस की ग्रुपिंग होती है. मींस के अगर फैच ऑपरेशन है, फैच साइकिल आप परफॉर्म कर रहे हैं, या आप इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उस केस में यू हैव टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, micro operations. For that you have to group these micro operations. So grouping of these micro operations depends upon different rules. These rules are described here, and first one is this one, in which you can see that proper sequence must be followed. मीन्स कि अगर आपने मेमोरी को रेफरेंस करना है तो पहले आप क्या करोगे, मेमोरी एड्रेस से प्रोग्राम काउंटर में भी वैल्यू भेजोगे, ठीक है. मस्ट प्रोसीड MBR मेमोरी बफर में भेजोगे, देन आप मेमोरी को एक्सेस करोगे, ठीक है. तो बेसिकली मेमोरी एड्रेस में ये एड्रेस पड़ा होगा, इस एड्रेस पे फिर मेमोरी आप डायरेक्ट जाके रेफ़र कर सकते हो. तो ये क्या कहता है कि प्रॉपर सीक्वेंस मस्ट बी फॉलोड. सेकेंड वन इज़ conflicts must be avoided. There must not be any kind of conflict, like read and write of same register means conflict. So there must not be both operations you are performing at the same time. तो एक वक्त में आपने रीड करना है और उस ड्यूरेशन में आप राइट नहीं करेंगे, ठीक है, एक रजिस्टर को. तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है. Then the last rule is one of the micro operations involve addition. ठीक है, ये भी कंपल्सरी है कि आपने एक माइक्रो ऑपरेशन जो है आपने उसको हमेशा एडिशन में ही रखना है. मीन्स के टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ सर्किटरी, दिस एडिशन कुड बी परफॉर्म्ड बाय ALU. The use of ALU may involve additional micro operations depending on functionality of ALU and the organization of processor. Further, जो second type है, second cycle है, this is indirect cycle. इस cycle में once an instruction is fetched, the next step is to fetch source operand. हमने दो चीज़ें पढ़ी.
एक तो हम क्या करते थे कि जब हमने एड्रेसिंग मोड्स पढ़े, फर्स्ट एड्रेसिंग मोड्स में या जो पहला एड्रेसिंग का तरीका था वो ये था कि हम इमीडिएट एड्रेसिंग कर देते थे, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही ऑपरेंड की वैल्यू दे देते थे। यहाँ तो मेमोरी का कंसेप्ट नहीं था। सेकंड वन वाज कि हम एक एड्रेस देते थे और उस एड्रेस से जाके हम डाटा को उठा लेते थे, ठीक है। तो जो एड्रेस फील्ड आती थी, उस एड्रेस फील्ड में डायरेक्टली आपने जो एड्रेस दिया वहीं से डाटा मिल जाता था। अब थर्ड केस ये था कि आप एक एड्रेस देते थे एड्रेस फील्ड में, जब उस एड्रेस पे जाते थे तो वहाँ आपको डाटा नहीं मिलता था, वहाँ आपको एक और एड्रेस मिलता था किसी और मेमोरी लोकेशन का। जब आप उस नई मेमोरी लोकेशन पे जाते थे तो वहाँ से आपको वो डाटा मिल जाता था, ठीक है। अब जो सेकंड केस है, इन विच यू आर डायरेक्टली गेटिंग डाटा फ्रॉम योर इंस्ट्रक्शन गिवन एड्रेस, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डाटा या डायरेक्ट एक्सेस, इन विच यू आर रेफरेंसिंग मेमोरी ट्वाइस और 3 टाइम्स, उसको आप कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेस, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस ये है कि इनडायरेक्ट के केस में आपको जो मेमोरी लोकेशन दी होती है, उस मेमोरी लोकेशन पे एक और एड्रेस गिवन होता है जो कि एक नई मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे रहा होता है, तो इसको इनडायरेक्ट एड्रेस कहते हैं। और अगर आपको जो एड्रेस गिवन है उसी एड्रेस पे डाटा मिल जाए तो उसको आप कहते हैं डायरेक्ट एड्रेस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को यूज़ करते हुए जो साइकिल होता है एग्जीक्यूशन का, उसको आप कहते हैं इनडायरेक्ट साइकिल। फर्दर नेक्स्ट थर्ड टाइप इज इंटरप्ट, मीन्स के अगर प्रोग्राम में कोई इंटरप्ट आपकी आ जाती है तो उस इंटरप्ट को जो साइकिल चाहिए परफॉर्म करने के लिए, या इंटरप्ट हैंडलर को जो टाइम रिक्वायर्ड है या जो साइकिल जो स्टेप्स उसने परफॉर्म करने हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्ट साइकिल, ठीक है। अब उस इंटरप्ट साइकिल में एट द कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूट साइकिल अ टेस्ट इज मेड टू डिटरमिन वेदर एनी इनेबल्ड इंटरप्ट्स हैव अकर्ड, मीन्स के जब आपने एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लिया तो आप एक चेक करते हो कि कोई इंटरप्ट तो नहीं आया इस ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन में मैंने एग्जीक्यूशन की है। अगर तो इंटरप्ट आए तो वो इंटरप्ट पे स्विच कर जाता है, ठीक है। द नेचर ऑफ दिस साइकिल वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन in a simple sequence of events. In the first step, the content of program counter are transferred to memory buffer register so that they can be saved from return from the interrupt. Means के program counter में आपने first step the contents of the program counter का जो content है that is transferred to memory buffer register। और मेमोरी बफर रजिस्टर में क्यों वो जाता है, बिकॉज कि जब भी आप उस इंटरप्ट से वापस आओ तो जो भी उसका रिज़ल्ट है वो MBR में स्टोर हो जाए। देन द MAR मेमोरी एड्रेस इज़ लोडेड विद द एड्रेस एट विच द कंटेंट ऑफ द PC आर टू बी सेव्ड, ठीक है। और PC के जो कंटेंट हैं वो फिर MAR में सेव करवाए जाते हैं एंड द PC इज़ लोडेड विद द address of start of interrupt processing routine. These are two actions may each be a single micro operation, ठीक है। दो ऑपरेशंस परफॉर्म किए, एक तो प्रोग्राम काउंटर का जो डाटा है आपने MBR में स्टोर करवा दिया, और फिर जो एड्रेस है PC में वो आपने MAR में लोड करवा दिया, ठीक है। अब because most of processors provide multiple types and or levels of interrupts, it may take one or more additional micro operations to be obtained the save address and the routine address। अब दो एड्रेस आपके पास आ गए, एक वो एड्रेस है जो सेव किया हुआ है और एक वो एड्रेस है जहाँ से आप रूटीन में जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो फंक्शंस हैं। बिफोर दे कैन बी ट्रांसफर टू MAR एंड BC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इन दो रजिस्टर्स में भेजने से पहले आप इसको और इसको इन दोनों को
ये सर्टन माइक्रो ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं. वंस दिस इज डन, द फाइनल स्टेप इज टू स्टोर MBR which contains the old value of program counter into memory. ठीक है, तो the processor is now ready to begin for the next instruction cycle. तो ये वो सारा आपको बता दिया कि किस तरह इंटरप्ट आती है, तो किन किन रजिस्टर्स को आप यूज़ करते हैं, किन रजिस्टर्स में अगर MBR है तो उसमें प्रोग्राम काउंटर का डाटा लोड स्टोर करवाएंगे. उसके बाद फिर अगर MAR है तो उसमें आपने प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस लोड करवाना है. तो ये सारे काम आपने परफॉर्म करने हैं, और जब ये हो जाएं तो फिर यू कैन परफॉर्म नेक्स्ट साइकिल. लास्ट साइकिल इज एग्जीक्यूशन साइकिल. दिस वन is basically because of the variety of opcodes, there are a number of different sequences of micro operations that can occur. Instruction decoding: the control unit examines the opcode and generates a sequence of micro operations based on the value of the opcode. A simplified add instruction, add R1X, which adds the contents of the location X to register R1. In the first step, अब देखें ये आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है. एग्जीक्यूशन साइकिल का क्या मतलब है कि आपने जो भी काम है वो परफॉर्म करना है, और वो परफॉर्म किस बेस पे होगा? ऑप कोड की बेस पे. ऑप कोड आपको बताएगा एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है. मीन्स कि अगर ऐड का ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है तो आपका एक अलहदा ऑप कोड होगा. सब्ट्रैक्शन का करना है और होगा, वो टेबल्स हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं पीछे. ठीक है, तो एक्स के कंटेंट को आपने R1 लोकेशन में ऐड करवाना है. ठीक है, R1 एक रजिस्टर है R1, और ये कोई मेमोरी लोकेशन है जहाँ से आपने डाटा को उठा के R1 के अंदर रखवाना. तो पहले स्टेप में आप इन मेमोरी लोकेशन से डाटा को उठाओगे, मतलब फैच साइकिल आपका आएगा. उसके बाद फिर जैसे ही फैच हो जाएंगे ऑपरेंड्स, फिर आप इसके ऑपकोड के हिसाब से इसको परफॉर्म कर दोगे, और ALU ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और MBR जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे डाटा की स्टोरेज के लिए, MAR और MBR भी. अब अगर फ्लो चार्ट की बात करें इंस्ट्रक्शन साइकिल की, तो हमने 4 तरह की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं: इंटरप्ट, एग्जीक्यूट, इनडायरेक्ट और फैच. ठीक है, अगर 00 कोड आता है आपका, ICC एक नया रजिस्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल कोड. ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल कोड में अगर 00 आया तो यू आर गोइंग फॉर फैच इंस्ट्रक्शन. इफ ICC contains 01, you are going to perform indirect operation, and if you are getting 10, you will execute, and if you are getting 11, it means you have some interrupt occurred. And in this case, if 11 is occurred, then you have to set up interrupt, and ICC will be 00 until this setup is not performed. ठीक है, और इसमें फर्दर आगे जाके अगर 10 आए तो आप ऑप कोड को चेक करते हो और एग्जीक्यूट करवा देते हो. अगर 01 आए तो इनडायरेक्ट में रीड एड्रेस करते हो. ठीक है, रीड एड्रेस से आप उस डाटा पे जाते हो जहाँ पे आपका वो आपने उसको परफॉर्म करवाना है, वहाँ से डाटा को उठा के दोबारा से आप 10 ऑपरेशन करते हो. ठीक है, मतलब जैसे ही आपके पास डाटा आ गया तो आपने 10 ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया. उसके बाद लास्ट वन इज़ फैच इंस्ट्रक्शन. इन दिस केस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है तो आप 01 पे चले जाओगे, अगर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग नहीं है तो डायरेक्ट आप एग्जीक्यूशन साइकिल पे चले जाओगे. ठीक है, और अगर इनडायरेक्ट है तो यहाँ पे जाके आप दोबारा से रीड एड्रेस करोगे और फिर आप एग्जीक्यूशन पे चले जाओगे. तो बाय परफॉर्मिंग ऑल दीज 4 साइकिल्स यू हैव टू कम बैक अगेन टू ICC वेयर यू विल फैच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और दोबारा से आप इन्हीं चारों में से कोई एक कोड देखोगे, जो भी कोड आपको आया होगा उस हिसाब से फिर आप दोबारा से ये 4 इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर दोगे जो हमने पहले पढ़ी हैं सारी. ठीक है जी. फर्दर कंट्रोल यूनिट का फंक्शन अगर देखें तो देर आर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय प्रोसेसर, एंड देन देर आर different functions performed by control unit. If we talk about processor, in this case the 3 steps process to lead to a characterization of
कंट्रोल यूनिट मींस के ये वो चीज़ें हैं जो प्री रिक्विजिट हैं कंट्रोल यूनिट की फंक्शनिंग की। तो पहली क्या है कि ये काम प्रोसेसर ने करने होते हैं बिफोर गोइंग और शिफ्टिंग कंट्रोल टू द कंट्रोल यूनिट। फर्स्ट वन इज़ डिफाइन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेसर, मींस के आपने ऑप कोड डिफाइन करना है, एड्रेस डिफाइन करना है, वो सारे एलिमेंट्स आपने प्रोसेसर को प्रोवाइड करने हैं। डिस्क्राइब्ड माइक्रो ऑपरेशंस प्रोसेस परफॉर्म्स, ठीक है, प्रोसेसर परफॉर्म्स। तो जो भी माइक्रो ऑपरेशंस आपने प्रोसेसर से परफॉर्म करवाने हैं वो आप सारे परफॉर्म करवा लोगे। डिटरमिन द फंक्शन दैट कंट्रोल यूनिट मस्ट परफॉर्म टू कॉज द माइक्रो ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, मतलब जो भी ऑपरेशंस अब आपने कंट्रोल यूनिट से करवाने हैं उनको आप स्पेसिफाई करोगे। उसके बाद फिर जैसे ही आप आओगे कंट्रोल यूनिट के पास तो वहाँ दो काम होंगे, फर्स्ट वन इज सीक्वेंसिंग, सेकंड वन इज एग्जीक्यूशन। इसका जो काम होगा उसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंट्रोल यूनिट ने काम करना है और ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर की तरफ से आएगी, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल बस के साथ इसने कनेक्ट होना है। किस तरीके से? कंट्रोल सिग्नल्स विद सीपीयू, जो इसने भेजने हैं सीपीयू को। कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द कंट्रोल बस, यहाँ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस की तरफ से। कंट्रोल सिग्नल्स टू कंट्रोल बस, ठीक है। इस बस को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल सिग्नल्स कंट्रोल यूनिट ने भेजने हैं वो सारे कंट्रोल यूनिट कंट्रोल बस को दे देगा। इसी तरह क्लॉक के साथ कनेक्ट है और डाटा जो इसने लेना है दैट इज़ फ्रॉम फ्लैग्स, ठीक है। मतलब माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा तो सारे ऑपरेशंस ये फ्लैग्स पे करेगा, फ्लैग्स के डाटा पे करेगा। उसके बाद अगर डाटा पाथ्स और कंट्रोल सिग्नल्स की बात की जाए तो आप देखें कि इसमें 5 रजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट वन इज़ MBR, देन MAR, देन प्रोग्राम काउंटर, देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, देन AC, ठीक है। तो इनसे जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये C आपको शो करवा रहा है कि ये पहला काम ये होगा, फिर C0, ठीक है। C0 से लेके ये तकरीबन टोटल हैं C13 तक, ठीक है। तो ये किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, ये सारे रजिस्टर्स ALU के साथ हैं कनेक्ट, ठीक है। और ये कमांड्स हैं, कंट्रोल कमांड्स हैं बेसिकली, C1, C2, C3, C4। तो ये रजिस्टर्स को आ रही हैं, रजिस्टर से आगे किस सीक्वेंस में ये ALU कंट्रोल यूनिट और क्लॉक से, क्लॉक तो खैर CU को ऑपरेट करवा रही है, लेकिन किस तरीके से ये इंस्ट्रक्शंस और रजिस्टर्स के दरमियान हायरार्की बनती है और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो सारा इस डायग्राम में डिस्प्ले किया हुआ है। फर्दर अगर आप चलें तो उसी डायग्राम को एलेबरेट किया हुआ है कि फैच जो है उसके अंदर MAR, MBR ये दो रजिस्टर्स और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका इन्वॉल्व होगा। तो MAR के अंदर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू शिफ्ट करवानी है जैसे हमने पहले पढ़ा है। MBR के अंदर मेमोरी में जो डाटा पड़ा वो आपने डालना है। प्रोग्राम काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट कर देना। मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन पिछली थी वो आपकी MAR में चली गई और प्रोग्राम काउंटर में नई इंस्ट्रक्शन आ जाएगी और मेमोरी जो है वो MBR में चली गई। इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस आप यूज़ करते हो C2, C5, CR और C4, ठीक है। इसके बाद इनडायरेक्ट के लिए आप जो यूज़ करते हैं दैट इज़ MAR कंटेन्स IR एड्रेस, MBR कंटेन्स मेमोरी डाटा एंड T3 IR एड्रेस एंड MBR। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी C4, C8, C5, CR, C4 और C1। इसी तरह इंटरप्ट के लिए हैं तो ये सारा आपको गिवन है। CR मीन्स रीड कंट्रोल सिग्नल टू सिस्टम बस, CW स्टैंड्स फॉर राइट। तो रीड राइट के जो भी ऑपरेशंस जहाँ परफॉर्म हो रहे हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस के आपके एक्टिव कंट्रोल सिग्नल्स आपको गिवन होंगे, जो प्रीवियस डायग्राम आपको शो करवाई मैंने। अगर CPU की इंटरेक्शन की बात करें विद बस या इंटरनल CPU बसेस, इन दैट केस आप देख रहे हैं कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है हमेशा इंस्ट्रक्शन फैच करता है। इसी तरह प्रोग्राम काउंटर जो है यहाँ से फैच करता है और इसको दोबारा से देता है अपडेट करके वैल्यू। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी यहाँ से फैच करता है डाटा। मेमोरी बस रजिस्टर जो है दैट इज़ ऑलवेज टेकिंग एंड गिविंग डाटा टू इंटरनल CPU बस। उसके बाद AC, Y, ALU और Z ये सारे जो हैं ये आपके इसी सीक्वेंस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है।
If we talk about specifically 8085 CPU block diagram, this figure shows you all the setup, or just for your information that how pin configuration you can see: read, write, ALE, selection lines, input output, then timing control of accumulator. तो ये किस तरीके से डिफरेंट डिवाइसेस इस स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होती हैं, रजिस्टर्स किस तरह से ऑपरेट होते हैं, ये सारा इसमें गिवन है. If we talk about pin configuration of 8085 Intel, in this case you can see there are different pins which are connected, and further this is the last diagram in which you can see that your control unit is connected with decoder from where you are decoding different operations, and then timing generator which is a clock, and by using these clock cycles you are performing different operations. On the basis of this clock you are getting instructions from decoder, and decoder is further getting instructions from instruction register, and these instructions which are stored in instruction registers are taken from your ALU, arithmetic and logic unit. And further on the right side you can see that flags are connected from where you are getting data for micro operations. That's it for today's lecture. We will see you in the next class. Allah Hafiz.